अब जरा फिर से अभय दुबे जी के पास जाऊंगा। अभय दुबे जी के पास एक बात समझने के लिए, अभय दुबे जी, जब आपने कहा कि पहले इंदिरा गांधी जी और बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए किया कि देश में जनसंख्या के संदर्भ में जो नीतियां लागू करने की कोशिश की जा रही हैं उनका रिजल्ट अच्छा मिले, लेकिन साथ में अनुच्छेद 82 भी जो ये कहता है एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य, तो क्या इन दोनों बातों का आपस में विरोधाभास है या कॉम्प्लीमेंट्री है ये? नहीं नहीं, देखिए, एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य, वो जब भी चरितार्थ हो सकता है। सबसे पहले तो मैं हर्षवर्धन जी ने जो ओपनिंग स्टेटमेंट दिया उसके लिए बधाई देता हूं। पर्दाफाश कर दिया भारतीय जनता पार्टी का कि विमेंस रिजर्वेशन का इस डिलिमिटेशन से कोई लेना देना नहीं है। 2023 में अगर प्रधानमंत्री जी चाहते तो ये जो महिला आरक्षण है वो 24 में लागू कर चुके होते और 181 सांसद हमारी महिलाएं सदन में होती। दूसरा बड़ा सवाल यह है, क्या डिलिमिटेशन नहीं हुआ? जो आप कह रहे हैं कि 2001 तक 26 में उन्होंने बढ़ा दिया था, तो परिसीमन आयोग में न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह जी को अपॉइंट किया अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। उन्होंने अपनी सिफारिशें दी। उस सिफारिश को कांग्रेस की सरकार ने 2008 में लागू किया। 2009 में उसी डिलिमिटेशन से चुनाव हुए, 9 में, 14 में, उसके बाद 24 में। अब प्रश्न ये खड़ा होता है 19 में और फिर 24 में, वो क्या था? वो ये था जो संविधान सभा को पढ़िए। संविधान सभा में ये बात कही है, बाबा साहब अंबेडकर के नेतृत्व में ये चर्चा हुई कि इंट्रा स्टेट रीएडजस्टमेंट होगा। इसका अर्थ क्या हुआ? आज अगर औसत देखेंगे तो 11.5-12 लाख जो कास्ट होते हैं वोट, वो एक संसदीय क्षेत्र में है। और लोकसभा की कंस्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट में भी 9 लाख की चर्चा की गई थी, 9-10 लाख की अधिसंख्या। तो आज इंट्रा स्टेट रीएडजस्टमेंट, इसका अर्थ यह है कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई एक संसदीय क्षेत्र है जहां 24 लाख वोट हैं और दूसरा संसदीय क्षेत्र है जहां 10-11 लाख वोट हैं, तो उसको आप रीएडजस्ट करिए। तो ऐसी सारी स्टेट्स में विधानसभा लोकसभा की सीट को रीएडजस्ट करिए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज की परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। आज अगर हम फर्टिलिटी रेट तो एक बात और बताइए अभय दुबे जी, जब आप ये बातें कह रहे हैं तो एक बात और बताइए कि जब आप लोगों ने 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम का समर्थन किया था तो उस समय तो आपको मालूम था कि इसके साथ डिलिमिटेशन भी जुड़ा हुआ है, डिलिमिटेशन के आधार पर ही होना है इसको? नहीं नहीं, ये जो अमेंडमेंट लेकर आई ना सरकार, ये तो देखिए 2023 का यही तो खड़गे साहब ने कहा कि 30 महीने तक तकिए के नीचे रखकर सोए रहे फाइल प्रधानमंत्री जी। जो 2023 का अधिनियम था उसको अधिसूचित कब किया इन्होंने? 16 अप्रैल 2026 को। और उसके बाद संविधान संशोधन लेकर आई है डिलिमिटेशन का। भाई झगड़ा वहीं खड़ा हुआ। आप ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, आप उसको सेंसस से नहीं जोड़ते, और क्या कह रहे हैं 2011 की सेंसस से। ये जो तो अच्छा, वैसे ये सवाल लेकर मैं अभी शिवम के पास जाऊंगा, लेकिन एक बात बताइए, अगर 1971 से उस जनगणना 54 करोड़ मान के यूनिवर्स को अभी तक चीजें होती रही 2001 और उसके बाद और 26 साल तक, तो ये ज्यादा रियलिस्टिक होगा? मान लीजिए 2011 के आधार पर भी होता है तो ये पहले के मुकाबले तो ज्यादा रियलिस्टिक होगा ना? नहीं, दिनेश जी, देखिए, रियलिस्टिक का प्रश्न था ही नहीं। 71 हो या 2001 हो, दोनों सरकारों के, मैं कांग्रेस और बीजेपी के झगड़े में नहीं पड़ना चाहता। आप अरुण जेटली जी को विस्तार से, उन्होंने कम से कम 45 मिनट इस पर बात की है। उन्होंने उस समय कहा हाउस में कि हम फर्टिलिटी रेट हमारा रिप्लेसमेंट लेवल तक 26 तक आ जाएगा। उनको थोड़ी कल्पना थी कि मोदी सरकार सेंसस ही नहीं कराएगी। 2020 की जो सेंसस ड्यू है, तो अगर वो सेंसस कराती तो ये कब जाता? 2030 में। तो कोविड उस समय, कोविड तो भारतीय जनता पार्टी के बुलाए नहीं आए ना? सुनिए ना अभय दुबे जी, 26 के बाद अगर समय रहता, ये फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट लेवल तक नहीं आएगा। अन्याय मत कीजिए ना, इस पर पुनर्विचार कीजिए।